हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक जो पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था सबसे पहले, हमने एक एग्जांपल लिया था जिससे हमने समझा था इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी। ठीक। दूसरा हमने देखा था फिर स्ट्रेस, यानी जो हम फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से मटेरियल में अंदर इंटरनली एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स जो अपोज करता है, हमारे फोर्स को रेजिस्ट करता है। एक फोर्स लगता है जो बराबर होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है उसी के बराबर होता है। तो जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया में, है ना, हमने देखा था पर यूनिट एरिया से वो स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक। तो जो इंटरनल जो जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उस फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेस, यानी पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स होगा स्ट्रेस। तो हमने स्ट्रेस देखा था। तीसरा देखा था हमने स्ट्रेन। स्ट्रेन को क्या कैसे डिफाइन किया था हमने? स्ट्रेन होता था कि अगर किसी मटेरियल की, ठीक है, ये हमने स्पेसिफिक एक स्पेसिमेन लिया था, यानी हमने एक कोई टुकड़ा लिया था वायर का जो राउंड है। अगर उसकी लेंथ एल थी, हम हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई थी। ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल। तो ये जो लेंथ डिक्रीज हुई है डेल्टा एल, ये जो लेंथ डिक्रीज, ये इंक्रीज हुई है, ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है डेल्टा एल, इस इंक्रीज का इसकी ओरिजिनल लेंथ से जो रेशियो था, यानी ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में जितनी इंक्रीज हुई है, जितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसका रेशियो होता था स्ट्रेन। यानी ये डिफॉर्मेशन ही बस बताने का तरीका है। ठीक है, यानी इसको डी एल बाई एल से करते थे, इसको लिखते थे हम एप्साइलन इज इक्वल टू डी एल बाई एल। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेन। और हमने इसके बाद स्ट्रेस में देखा था कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। जिस तरह स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में टाइप होते हैं, उसी तरह से स्ट्रेन में, जैसे अगर स्ट्रेस टेंसाइल टाइप का होगा तो स्ट्रेन भी में क्या होगा कि इंक्रीज होगी तो टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होगा। अगर कंप्रेसिव होगा तो स्ट्रेन भी कंप्रेसिव होगा, यानी स्ट्रेन में भी यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। और लेंथ की वाइज होगा तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा होगा। तो वो हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम स्ट्रेस देख रहे थे। स्ट्रेस में हमने टेंसाइल देखा था। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा था कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बस हमने फर्स्ट लेक्चर में इतना इतना सा पढ़ा था। बस हमने ओनली डेफिनेशन देखी थी और ओनली दो फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेस में क्या रिलेशन है। तो हम उसको देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हुक्स, जिन्होंने एक लॉ दिया था, वो था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन का। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, यानी हुक्स ने क्या लॉ दिया था? तो स्टूडेंट, हुक्स लॉ में क्या था कि हुक्स ने प्रैक्टिकल करके एक लॉ दिया था। उस प्रैक्टिकल में उन्होंने देखा कि किसी मटेरियल पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं उसी तरह स्ट्रेन उसमें बढ़ता जाता है। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, प्लॉट किया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। वो इस तरह का ग्राफ था। अगर हम देखें लगभग, अगर यहाँ से स्टार्ट करें ग्राफ को, तो इलास्टिक लिमिट में तो सीधी लाइन चलता था, फिर कुछ इस तरह से बेंड होता था। ये इस तरह का एक ग्राफ मिला था। पर उन्होंने ग्राफ में ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ तक इलास्टिक लिमिट थी उसकी, क्योंकि यहाँ तक जब फोर्स लगता था उसको हटाते थे तो वापस उसकी कंडीशन में, यानी अगर हम यहाँ को इसको इसको अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन दें, इस पर हम स्ट्रेन प्लॉट होता है और इस पर होता है स्ट्रेस। तो हुक्स ने जब प्रैक्टिकल किया किसी मटेरियल को लेकर, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से प्लॉट होता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। और ये एक लिमिट तक, यानी अब ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ पर ई, इसको हम ई नाम दे देते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर ये परफेक्ट सीधी लाइन होती है। ठीक है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
वो होगा एक कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से उन्होंने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में परफेक्ट लाइन बनती है ओ से ई के बीच में, जो इसकी इलास्टिक लिमिट भी होती है, क्योंकि इसके बाद अगर उसमें और फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी वापस उसकी फॉर्म में नहीं आ पाती है, यानी उसकी पुरानी पोजीशन नहीं ले पाती हो। तो जो ई के बाद का पॉइंट था वो तो परमानेंट रिफॉर्मेशन होता है उस मटेरियल में, पर ओ से ई के बीच में ये परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है। तो उन्होंने इलास्टिक लिमिट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर उन्होंने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक लॉ दिया था, इसको हुक्स लॉ से जानते हैं हम। तो उन्होंने ये लॉ दिया था, इसको हम हुक्स लॉ से जानते हैं। अगर इस कांस्टेंट को हम कोई नाम दे दें, तो अगर इस स्ट्रेस को हम देखेंगे सिग्मा से और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से लिखते हैं हम, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है एक कांस्टेंट ई, ठीक है। ई से ई का मतलब है इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, यानी इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमको फॉर्मूला मिला है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे ये होता है इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, यानी इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं और इसको यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एक दूसरा नाम पता रखिए इसको, इसको यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। अब हम पहले एग्जांपल पर आता है, जिसमें हम देखें कितना डिफॉर्मेशन होता है किसी बॉडी में कोई फोर्स लगाने पर, ठीक है। उसके बीच में हम इस रिलेशन के थ्रू एक फॉर्मूला बनाएंगे, यानी एक रिलेशन बनाएंगे कि डिफॉर्मेशन कितना होता है। अगर हमें निकालना हो तो उसके डिफॉर्मेशन और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसका फॉर्मूला बनाते हैं। टॉपिक लिखते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स, यानी एक बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन होता है अगर उस पर हम फोर्स लगाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें वही एग्जांपल लेना होगा कि हम अगर ये एक स्पेसिमेन लें, यहाँ पर हमने एक, ये बार राउंड भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, क्योंकि हम एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसको पाई आर स्क्वायर से नहीं देंगे, क्योंकि ये चौकोर भी हो सकती है बाद में, तो हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं इसलिए हम पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, है ना। इसको हम ए नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है, ठीक है। और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम पी, कोई फोर्स पी लगाया हमने, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा इसमें, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अभी पी लग रहा है इसमें, तो इसकी लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। एरिया इसका ए है, तो हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू ए, फोर्स इज इक्वल टू पी, और लेंथ इज इक्वल टू एल, ठीक है। ये हमने एक ए एरिया का और एल लंबाई का एक स्पेसिफिक हमने कोई रोड लिए, उस पर हमने फोर्स पी लगाया, जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है डेल्टा एल, ठीक। तो हम इसमें रिलेशन देखते हैं कि ई इज इक्वल टू, हमारे पास एक रिलेशन है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो होता है कांस्टेंट। सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालते हैं, यहाँ से स्ट्रेस क्या निकलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाई किया गया फोर्स पी अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हमको दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी एक एरिया के हम रोड लिए हमने, तो हमें इसका एरिया पता है, ठीक है, पी अपॉन एल। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेस। और स्ट्रेन कैसे होगा, स्ट्रेन एप्सिलॉन से लिखते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये डेल्टा एल कितना है, ये हमने लिखा है ये डी एल से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डी एल, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो उसको वापस रीअरेंज करके लिखते हैं। इस सिग्मा को पी अपॉन ए को यहाँ लिखते हैं, ई इज इक्वल टू पी अपॉन ए तो ऊपर है और नीचे है ये एप्सिलॉन, जो है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। इसको वापस रीअरेंज करेंगे, यानी पी
अपॉन ए, तो ऐसा ही हो जाएगा। ये नीचे वाला जो एल है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये और ये डेल्टा एल ऐसा ही है, और यहाँ पर है ई। ठीक है, इसको मिटा के यहाँ वापस रीअरेंज करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको वापस लिखते हैं, ई इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, ये रिलेशन निकलता है। अगर हमें निकालना है कि डिफॉर्मेशन कितना होगा, अगर हमें एक स्पेसिफिक मटेरियल दे दिया और हमको निकालना हो कि मटेरियल में डिफॉर्मेशन कितना होगा, तो हमें डेल्टा एल अगर निकालना तो इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होगा डेल्टा एल, हमें मिलेगा पी एल अपॉन ये ई इधर आएगा तो नीचे जाएगा, और ये इधर जाएगा ऊपर, तो ये इसको इधर लिखा, ऊपर पी एल ऐसा ही चल रहा है पी एल, और यहाँ पर ए पहले से है, ये ई नीचे आएगा, तो ये रिलेशन मिलता है हमको। और ये डिफॉर्मेशन अगर किसी बॉडी में कितना होगा, अगर हमें निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। तो हमें फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालना है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, और हमने कितनी लेंथ का स्पेसिमेन यानी लिया है हमने। ठीक है, और उसका एरिया क्या है, और उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, यानी यंग्स मॉड्यूलस कितना है, या फिर इलास्टिक कांस्टेंट कितना है, तीनों में से कोई भी चीज़ नाम दे दिया जाए तो हमें ये दिया होगा, क्योंकि ये ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होता है, तो जब भी मटेरियल चेंज होगा तभी ये ई का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, ताकि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें बताया गया है स्टील रोड 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक स्टील रोड है 1 मीटर लंबी है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन जो है उसका 20 mm बाई 20 mm का है। ठीक है, यानी ये चौकोर शेप की एक स्टील रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन 20 mm बाई 20 mm है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, यानी 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन का उस पर फोर्स लग रहा है। डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रोड, यानी रोड में कितना इलोंगेशन होगा, यानी रोड में कितना चेंज आएगा। इफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है इस मटेरियल के लिए। ठीक है, जो है 200 गीगा पास्कल। ठीक है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि आपको एक ये जो स्टील मटेरियल है उसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 200 गीगा पास्कल होता है, 200 से 220 के बीच में होता है। ये भी आप याद रखिए, जनरली बार बार आएगा, तो एक आपको ये याद रखना है स्टील का, क्योंकि ज़्यादातर हम मटेरियल जो लेंगे स्टील का लेंगे, ये आपके माइंड में होना चाहिए जनरली, अगर नहीं भी हो तो दिया होगा। ठीक है, तो 200 गीगा पास्कल जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ऐसे एक स्टील रोड का हमने 1 मीटर लंबा एक टुकड़ा लिया है जो 20 mm बाई 20 mm चौकोर है। ठीक है, इसका एरिया है, और उस पर हमने 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसमें लेंथ में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डिफॉर्मेशन निकालने के लिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, फॉर्मूला तो ये है, हमें क्या क्या पता है वो एक तरफ लिख लेते हैं। ये हमें पी पता है, पी इज इक्वल टू क्या है, पी है हमारे पास 40 किलो न्यूटन, 40 किलो को लिखेंगे 10⁻³ ठीक है, किलो का मतलब ये होता है न्यूटन। ठीक है, और दिया है हमें, फिर निकालना है एल, क्या एल दिया हुआ है देखते हैं इसमें, लेंथ दी है हमें, दी है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एम एम में कितना होगा, 1000 mm। अब मैंने इसको एम एम में क्यों लिया स्टूडेंट, आपको आपकी पूरी बुक में जब भी मीटर आए तो उसको एम एम में चेंज करना है जगह जगह। वो क्यों करना है, क्योंकि इलोंगेशन जो होता है किसी भी रोड में वो बहुत थोड़ा सा ही होगा। अगर मीटर में है इसकी लेंथ, तो जब इस पर फोर्स लगाया जाएगा तो इलोंगेशन जो होगा एम एम में, यानी बहुत बारीक होता है, बहुत थोड़ा सा। अगर ये इतनी लेंथ है तो ये बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी, बहुत हल्की सी। ठीक है, जब भी इलोंगेशन होगा तो एम एम में होगा, तो हमें इसको क्या पहले से एम एम में चेंज करना है। और आपको जो यूनिट भी दी होगी वो बहुत बार ये जैसे गीगा पास्कल दिया है, तो आपको इसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में चेंज करना है। वो कैसे करना है वो हम अभी देख लेंगे इसमें यहाँ पर। ठीक है, पर मैं यहाँ लेंथ को एम एम में ले रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा फिर हमें ए क्या दिया हुआ है, ए तो 20 mm, ये तो हमें एम एम में दिया हुआ है, तो इसको तो ऐसा ही लिख लेंगे 20 mm बाई 20 mm। तो ये इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 20 400 हो जाएगा, 400 mm स्क्वायर। तो यानी हमारे पास एरिया भी है, इसके अलावा क्या मिलता है हमें फॉर्मूले में, ई क्या है, ई दिया हुआ है। ठीक है, ई दिया हुआ है हमको 200 गीगा पास्कल।
अब 200 ये गीगा पास्कल को कैसे लिखते हैं, गीगा मतलब होता है 10⁹, 10⁹ ठीक है। ये एक तरह से आप देख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। 10⁻³ को बोलते हैं किलो, 10⁶ को बोलते हैं मेगा, ठीक है, मेगा पास्कल है ना। तो अगर वहाँ पर है 10⁻3, 3 के मल्टीपल में होता है किलो मेगा, फिर आता है गीगा, वो होता है 10⁹ यानी गीगा होता है ये। उसके बाद आता है 10⁻12, 3 6 9 12, ये होता है टेरा, ठीक है। टेरा तो आपके आएगा नहीं वैसे, गीगा तक आता है, ठीक है। तो गीगा पास्कल में दिया नहीं, गीगा का मतलब होता है 10⁹, ठीक है। ये आप याद रखिए, आपको याद होना चाहिए। 200 इंटू 10⁹ और फिर उसके बाद गीगा तो हो गया। पास्कल, पास्कल को ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, पास्कल में दिया। तो पास्कल को हमें क्या चेंज करना है, पास्कल का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। पास्कल यानी हमको पता होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। तो ये तो हो गया गीगा और ये हो गया पास्कल, 200 गीगा पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गया, हमने सब एमएम में लिया, यहाँ पर एमएम लिया था, यहाँ पर एमएम लिया था, ये मीटर में, हमें इसको भी एमएम में चेंज करना होगा। तो हमें पता है कि 1000 एमएम को हम लिखते हैं 1 मीटर। तो यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, यानी यहाँ 1000 लिखा हुआ है एक तरह से। अगर हम इसको मीटर एमएम में चेंज करते हैं, 1000 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको। तो हम ओनली इसको चेंज कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ऊपर तो न्यूटन ऐसा का ही सही है, इस मीटर को हम लिख देते हैं 1000 एमएम, क्योंकि 1000 एमएम भी 1 मीटर होता है, तो ये 1 मीटर है, उस पर स्क्वायर लग रहा है, इस तरह से चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1000 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, ये 10⁻3, अगर इसका स्क्वायर करें 10⁻6, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1000 का स्क्वायर कितना होगा, 1000 इंटू 1000, है ना, इंटू 1000 एम। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको, ये कुछ ही क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, बाद में जब कुछ टफ टर्म्स आएगी तभी बताएंगे। अभी ओनली ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक छोटी से टर्म को, छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको गलती नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया 1000 एमएम को अगर हम स्क्वायर करें तो 1000, यहाँ पे एमएम है, एमएम 2 बार आएगा, ठीक है। एक एमएम इसके साथ लिखना था, वैसे मैंने लिखा नहीं, ठीक है, और एक एमएम इसके साथ लिखना था। तो एमएम और एमएम तो हो जाएगा एमएम स्क्वायर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको तो ओनली एमएम स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और ये 10⁻3 और 10⁻, यानी 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाऊँ, ठीक है, मैं ये मिटा सकता हूँ इसको, और यहाँ लिखता हूँ 10⁻6 एमएम स्क्वायर। तो हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ न्यूटन, है ना, बाई 10⁻6 एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसको, अब इसको मिटाऊंगा, उसकी जगह ये लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, मुझे ये लिखना है न्यूटन पर 10⁻6 एमएम स्क्वायर। अब देखिए ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, सब कुछ एमएम में चेंज हो गया है, हमें एमएम में था सब कुछ हमारे पास, यहाँ पे एमएम में चेंज हो गया। अब ये देखिए यहाँ 10⁹ है या 10⁶ है, यानी यहाँ से इस 6 की पावर से यहाँ पे 6 पावर कट जाएगी, तो यहाँ से 3 पावर बचेगी, ठीक है। इसको एक बार सोल्व करके लिख लेते हैं, 200 इंटू 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, यानी 10⁻3, 200 इंटू 10⁻, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी 200 गीगा पास्कल को हम 200, है ना। जब भी आपको गीगा पास्कल दिखे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 200 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये किलो ही तो है, ठीक है। तो मैंने अभी तो इसको 10⁻3 लिख रखा है, पर आप जब भी आपको 200 गीगा पास्कल दिखे तो आप किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूनिट रख सकते हैं, ठीक है। ये किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही है। तो अब जब भी आपको एमएम में चेंज करना हो तो 200 गीगा पास्कल की आप डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके वैसे चेंज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। और किलो की जगह आप 10⁻3 लिख सकते हैं, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख सकते हैं जब गीगा पास्कल लिखे, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया ई। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें पी पता है, एल पता है, ए पता है और ई दिया हुआ है, ठीक है। हमें डेल्टा एल निकालना, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है। यहाँ रख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ मैं। डेल्टा एल निकालना है तो पी निकालना है, पी होगा 40 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू एल, एल होगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻3, यानी 10⁻3 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। और नीचे ए जो है 400 एमएम स्क्वायर, तो 400 एमएम स्क्वायर, ठीक है। और ई है हमारे पास 200 इंटू 10⁻3, ठीक है, यानी सारी यूनिट चेंज कर लिया हमने। अगर हम यहाँ सब निकालें तो
4 दूने 8, ये तो 10⁻³ से पहले ये कट जाएगा, ये होगा 4 दूने 8, ऊपर है 40 इंटू 10⁻³ तो एक बच रहा है ऊपर, नीचे है 8 इंटू 10⁻, कितना आएगा 2 और 2 4, 10⁻⁴। तो इस 10⁻³ से ये ये कट जाएगी, ओनली 10 बचेगा, ठीक है, यानी 1 बचेगी ना पावर, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे एक भी पावर नहीं बची, ठीक है। तो ये हो गया 40/80 हो गया, तो ये कितना आएगा 1/2 mm, तो इसको लिख सकते हैं 0.5 mm। यानी देखिए स्टूडेंट, जब हमने इस पर 200 गीगा पास्कल का लोड लगाया, ये बहुत ज़्यादा लोड है, ठीक है, नहीं 200 नहीं था, इस पर था लोड 40 किलो न्यूटन का, 40 किलो न्यूटन का जब हमने फोर्स लगाया, है ना, तो स्टील में कितना सा फर्क आया, है ना। आप इस तरह से भी देखना चाहिए, जब आप प्रॉब्लम सोल्व कर लें तो एक बार उसको ओवरव्यू देखिए कि इसमें क्या हुआ क्या है, ठीक है। जब हमने 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 40 किलो न्यूटन एक ठीक ठाक फोर्स है, ठीक है, जब हमने इतना फोर्स लगाया तो उसमें कितना एलोंगेशन हुआ, ओनली 0.5 mm। देखिए 5 1 mm होता है, बहुत कम, ठीक है। ये अगर मैं लाइन खींचूँ एक, यहाँ से अगर 1 mm को लिखूँ, तो ये इस एक, ये जो लाइन है इसकी मोटाई ही 1 mm होगी कम से कम, ठीक है, ये लाइन की मोटाई 1 mm, इसका भी आधा, ठीक है। तो ये इतना सा फर्क आता है कितने लंबी रोड में, 1 मीटर लंबी रोड में। अब 1 मीटर को देखिए कितना होता है 1 मीटर, ठीक है ना, लगभग इस बोर्ड के बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर की लेंथ का अगर हम वायर लो, उस पर फोर्स लगाएं 40 किलोमीटर का, तो उसमें एलोंगेशन आएगा ओनली 0.5 mm का। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम mm में क्यों ले रहे हैं, हम mm में इसलिए रहे क्योंकि एलोंगेशन बहुत कम होता है। तो अगर हम मीटर में लिखते तो 10⁻⁻⁻3 4 इस तरह से आता, ठीक है। तो हमें देखने में आसानी ऐसे नंबर को, तो हम उसको mm में लेते हैं इसलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि फोर्स लगाने पर उसमें आया ये डिफॉर्मेशन 0.5 mm का, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन और लिया है, ठीक है, इससे मैंने आपको डायग्राम से बताया इसमें, ठीक है। वैसे ये लिखा हुआ रहेगा कुछ लाइन्स में, इसका कोई सेंटेंस रहेगा, पर मैंने इसको डायग्राम से दिखाया, ठीक है। यानी एक ट्यूब है, एक सिलेंडर है, उसमें क्या है कि ये खोखला सिलेंडर है, यानी पूरी ठोस रोड नहीं है इस बार, जिस तरह हम पहले एरिया लेते थे तो इस तरह से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये सिलेंडर है इसमें बाहर का डायमीटर यानी आउटर डायमीटर तो दिया हुआ है और इनर भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये 2 मीटर लंबा है, यानी इस तरह का एक हमें एक सिलेंडर का टुकड़ा दिया हुआ है जिसका लेंथ 2 मीटर है और इंटरनल और आउटर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उस पर फोर्स लग रहा है पी, जो है 25 किलो न्यूटन का। हमें निकालना है इसमें स्ट्रेस कितना है, इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कितना डिफॉर्मेशन हुआ है इसमें, इसका ई दिया हुआ है, यानी जिस मटेरियल से है बना हुआ है ये, उस मटेरियल का जो इलास्टिक कांस्टेंट है ना, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी दी हुई है 100 गीगा पास्कल, ठीक है। तो हमें निकालना है, सबसे पहले स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, स्ट्रेस के लिए लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स हमें पता ही है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं फोर्स को लिखता नहीं हूँ, ऐसे ही इसको पी रहने देते हैं। एरिया को लिख सकते हैं हम π/4, ठीक है, π/4 या डी स्क्वायर आता है, ठीक है, पर इसका डी क्या आएगा, जो आउटर डायमीटर है माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर, यानी π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा है, इसको इधर समझ लेते हैं। ये कैसे लिखा मैंने कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें एरिया उसी का निकालना है जहाँ जहाँ मटेरियल है। तो ये खोखला है अगर ये, तो हमें अंदर तो मटेरियल है नहीं, इसमें ओनली दीवारों पर ही मटेरियल है, और वो दीवारें कितनी मोटी है, जब इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो उतनी मोटी दीवारें होगी, ठीक है। तो एरिया भी कौन सा लेना है, जहाँ जहाँ मटेरियल है। तो अगर इसको मैं बड़ा बनाऊँ, अगर ये इसको क्रॉस सेक्शन को हम देखें तो इस तरह का है, ठीक है। तो ये यहाँ मटेरियल, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, तो अगर हम इसके एरिया के स्क्वायर में से, ठीक है, इसको यहाँ बनाए, ये बड़ा वाले गोले को अगर मैं अगर इस वाले एरिया में से, ठीक है, अंदर वाला निकाल दें, ये छोटे गोले का, ठीक है, अगर इसको माइनस कर दें, बड़े गोले में से छोटे गोले का माइनस कर दें, तो हमारे पास ये मटेरियल बच जाएगा जहाँ जहाँ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेगा, यानी बड़े वाले डायमीटर, यानी बड़े वाले डायमीटर का जो सर्किल है, उस सर्किल के एरिया में से जहाँ पर मटेरियल नहीं है, अगर ये छोटा वाला गोल है, ये अगर निकाल दो तो हमारे पास बच जाएगा जहाँ मटेरियल है, ठीक है। तो ये तो होगा π/4 डी आउटर का स्क्वायर, और इसका होगा यानी माइनस, इसमें से माइनस करना यानी माइनस π/4 इनर का स्क्वायर,
तो पाई बाई 4 कॉमन मैंने ऐसे ही लिया है यहाँ पर, और डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, डी आई का स्क्वायर, ठीक है, डी ओ का स्क्वायर माइनस डी आई का, यहाँ से पाई बाई 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये वाला है, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया एरिया, फोर्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हम सिग्मा निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं इसमें बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट बताऊंगा इन क्वेश्चंस में, ये क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से तो स्ट्रेस निकल जाएगा, अगर हमें स्ट्रेस निकलेगा तो हमें स्ट्रेन निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। पी हमें पता है, एल हमें दिया हुआ है, ए हमने निकाल ही लिया है, ये वाला आएगा एरिया, ठीक है। अब इसको एरिया मान लीजिए, एरिया ए बराबर आएगा हमारे पास पाई बाई 4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ रखना है और ई दिया हुआ है, इससे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें ओनली कॉन्सेप्ट यही था कि अगर पाइप होलो हो, यानी जो हमें टुकड़ा दिया हुआ है किसी स्पेसिफिक मटेरियल का, अगर वो खोखला हो तो हमें एरिया कैसे निकालना है, तो एरिया हमें इस तरह से निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम ली है, जहाँ पर क्या है कि दो वायर लिए हैं सेम लेंथ के, पर क्या है इसमें मटेरियल क्या लिया है, एक कॉपर का वायर लिया है और एक लिया है स्टील का। इन पर फोर्स लगाया सेम, इस पर जितना फोर्स लगाया इस पर भी इतना ही फोर्स लगाया, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया है 2 mm और इसका स्टील का हमें निकालना है, ठीक है। पर इसमें कंडीशन ये दी है कि इस पर फोर्स लगाने पर जितना इसमें डिफॉर्मेशन होता है इसमें भी उतना ही होता है, ठीक है। यानी सेम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ठीक है, इस पर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, और इस पर भी वही फोर्स लगा रहे हैं, इस पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वो डिफॉर्मेशन अलग होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कॉपर से। अगर हम जनरल ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं अभी इसको, कि कॉपर सॉफ्ट होता है थोड़ा, स्टील हार्ड होता है, ठीक है। स्टील की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो स्टील की ज़्यादा होती है। तो यानी सेम फोर्स से अगर इसको खींच रहे हैं तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए इलोंगेशन, ये ज़्यादा डिफॉर्म होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, पर ये बराबर हो रहे हैं। अगर बराबर हो रहे हैं तो यानी ये वायर थोड़ा मोटा होगा इससे, क्योंकि ये पतला है, ठीक है, यानी इसके एरिया में तो चेंज होगा, ठीक है। तो हमें वही पूछा गया है कि कॉपर का तो ये है 2 mm, आपको निकालना है स्टील का, यानी 2 mm से कम ही आएगा। एक जनरल जनरल देख रहे हैं अभी एक सिचुएशन जिसमें हमको हमारे जनरल सेंस से यही पता लग रहा है कि स्टील तो मजबूत होता है, तो ये थोड़ा पतला होगा, तभी तो इसके बराबर इसमें इलोंगेशन हुआ है, तो इतना डिफॉर्म नहीं होता नहीं तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दी है। अब हमें दिया हुआ है कि जो हमें कंडीशन दी है कि डी एल कॉपर, ठीक है, इज इक्वल टू है डी एल स्टील, बस हमें ये पता है, हमें इसी कंडीशन का यूज़ करना है क्वेश्चन में, बस हमें ये दिया, हमें इसी का यूज़ करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो डी एल हम ऐसे निकालते हैं उसी को डी एल ऑफ स्टील के रखना है। कैसे रखना है देखिए, डी एल कैसे निकालते हैं इसका, डी एल का फॉर्मूला होता है डी एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। ये हमें लिखना है कॉपर का, जो बराबर होगा स्टील के पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स सेम दिया, यानी हम यहाँ पी रख सकते हैं, ठीक है, लेंथ भी सेम है तो एल रख सकते हैं, एरिया इसका डायमीटर तो इसका डायमीटर अलग हो सकता है, इसको ए वन नाम दे देते हैं इसको, इसलिए इसको ए टू दे देते हैं, और ये ई है जो कॉपर का अलग है और इसका भी अलग है, तो ई कॉपर यानी ई सी कर देते हैं इसको, और ये ई स्टील इसको ई एस कर देते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें अलग है इसमें। हमें बस दोनों को बराबर रखना है, हमें ओनली क्या निकालना है एरिया, एरिया निकाल, अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो स्टील का डायमीटर निकल जाएगा, और हमें हमें पता है कि पी सेम है एल सेम है, तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, पी से पी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, हमें क्या निकालना है ओनली ई का, ई हमें पता है तो ये ई इधर जाएगा और ये ए टू इधर जाएगा, यानी ए टू क्या है, ए स्टील का, तो ए टू को ए एस लिख देता हूँ, यानी एस से स्टील समझ लीजिए, ए एस इधर गया, ए एस अपॉन यहाँ पे ए, इसको सी लिख देते हैं कॉपर को, ठीक है। तो ए एस अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ई एस, ठीक है। डी कॉपर का दिया हुआ है, यानी एक कॉपर हमें पता है, ठीक है, एरिया हमें पता होगा, ठीक है। अगर हमें ये पता है और ये दोनों दिए हुए हैं, हमें ये निकालना, तो इसको ले जाते हैं इधर, तो यहाँ से निकल जाएगा ए स्टील इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई एस इंटू ए सी,
ये एक मैंने जनरल फॉर्म बना दी है इसकी। आप इसमें सारी वैल्यू रख लीजिएगा। डायमीटर रखना है, इसका डायमीटर रखेंगे तो यहाँ से एरिया ऑफ कॉपर निकल जाएगा पाई/4 डी स्क्वायर, पाई/4 डी ऑफ कॉपर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर का एरिया निकल जाएगा। इसको ये फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ कॉपर आ जाएगा आपके पास। ई सी और ई एस दिया हुआ है दोनों ही, कॉपर और इसके दोनों के इलास्टिक कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये दोनों यहाँ रखना है। आपके ए एस निकल जाएगा, ए एस निकल जाएगा तो वापस इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इसको रिवर्स करके आप यहाँ से डी एस निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए एस बराबर होगा पाई/4 डी एस का स्क्वायर, डी एस यानी डायमीटर ऑफ स्टील के वायर का। ठीक है, तो यहाँ से डी एस निकल जाएगा, 4 उधर जाएगा, पाई नीचे जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो स्टूडेंट हमने इसमें 3-4 तरह क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो इस वाले फॉर्मूले की। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, पर आपको सोल्व इसी तरह से करना है। ओनली सिंपल है, किसी में ए निकाला जाएगा तो बाकी 3 दे दिए जाएंगे, किसी में ई पूछा जाएगा बाकी 3 दे दिए जाएंगे, इस तरह से। किसी में 2 कंडीशन, ये एक अलग क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने ये वाला लिया। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई बाहर से क्वेश्चन बनने वाले नहीं है इसमें। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए गुड बाय।